परीक्षा के संदर्भ में आयोजित की गई इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम का जो इस प्रेस वार्ता का जो स्वरूप होगा, मैं उससे आप सभी का परिचय कराना चाहूँगा। जो पहला होगा वो वेलकम एंड ब्रीफ ओवरव्यू बाय रजिस्ट्रार, जो मैं भी इसको बताऊँगा। डिटेल ऑफ द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय चेयरपर्सन एडमिशन डॉक्टर प्रदीप तोमर। डॉक्टर प्रदीप तोमर मेरे बाईं ओर बैठे हैं, वो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे इससे। उसके बाद विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एडमिशन ओपनिंग बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर यूनिवर्सिटी का विजन और जो फॉर्मल एक ओपनिंग होती है उसको करेंगे। उसके बाद द हाउस विल बी ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, फिर आपसे आपके प्रश्नों के लिए सेशन ओपन रहेगा। और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स फॉलोड बाय लंच। तो जो ब्रीफ ओवरव्यू है इस 2025-26 की प्रवेश परीक्षा का, कुल 4300 किया गया है, ओपन किया गया है 4360, जिसमेम जो प्रोग्राम वाइज उसका जो डिटेल है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी में कुल 52 प्रोग्राम्स हैं, और इन 52 प्रोग्राम्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2520 हैं, 2520। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लब होता है, उसमें कुल 7 प्रोग्राम्स हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 210 हैं। ड्यूल डिग्री के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एक प्रोग्राम है, और जो नंबर ऑफ सीट ऑफर्ड है वो 120 है। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो कुल 62 हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड है वो 1240 है, 1240। जो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी वाले प्रोग्राम्स, वो कुल 20 प्रोग्राम्स हैं, और उनमें जो सीट ऑफर्ड है वो 124 है। इसी प्रकार लेटरल एंट्री इन बीटेक, लेटरल एंट्री इन पीजी में कुल 2 प्रोग्राम्स हैं, और जो सीट ऑफर्ड है वो 20 सीट है। डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो कुल 4 प्रोग्राम्स हैं, और 50 सीट्स ऑफर की गई हैं, इनमें ओपन की गई हैं। कुल टोटल इस प्रकार से 160 प्रोग्राम्स इस 2025-26 की प्रवेश परीक्षा के सत्र में ओपन किए गए हैं, और उसमें 4360 सीटें हैं। केवल अगर बीटेक की बात करें तो जो बीटेक प्रोग्राम्स हैं वो 21 हैं, और उसमें 1050 सीटें। As a chairperson admission, with the permission of our registrar and honorable vice chancellor, sir, I am going to give the brief overview of our admission process. जैसे सर ने बताया कि इस बार हम 160 प्रोग्राम ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4360 सीट है। मैक्सिमम हमारा जो रहता है वो हमारा बीटेक का है। बीटेक में हमारे 21 प्रोग्राम हैं, जिसमें कि 1050 सीट है। और बीटेक में हम इस बार हर साल अपना एंट्रेंस लेते थे, लेकिन इस बार से हम थ्रू जेई स्कोर ले रहे हैं टू इम्प्रूव द मोर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। और जेई के थ्रू हम जा रहे हैं, जेई का स्कोर ले रहे हैं। इस बार हम अपना एंट्रेंस नहीं होगा, और जहाँ जहाँ पर भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एडमिशन प्रोसेस करेंगे। जैसे आरसीआई है तो वहाँ उन्होंने कुछ कोर्सेज के लिए बोला है, जैसे एमफिल के लिए, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, वहाँ हम अपना टेस्ट लेंगे। पर भी सीट वेकेंट रहती है तो हम नेशनल लेवल जो टेस्ट स्कोर होगा उसके थ्रू जाएंगे। फिर पीएचडी में, क्योंकि वहाँ यूजीसी की फाउंडेशन है कि वहाँ आपको एंट्रेंस लेना ही लेना है, तो वहाँ पर भी हम एंट्रेंस लेंगे। प्लस इस बार यूजीसी ने 3 कैटेगरी जनरेट की हैं, जीआरएफ, नेट क्वालिफाइड एंड ओनली पीएचडी क्वालिफाइड। तो हम वो वाला प्रोसेस भी फॉलो करेंगे, और उसमें हम फर्स्ट प्रियोरिटी जीआरएफ को दे रहे हैं, सेकंड प्रियोरिटी हम नेट को दे रहे हैं, थर्ड प्रियोरिटी हम जीपीयूटी जो हमारा एंट्रेंस है उसे दे रहे हैं। तो जो 10 नए प्रोग्राम हम इस बार शुरू कर रहे हैं, 5 हमारे अंडर ग्रेजुएट में है, जैसे बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगेन गवर्न बाय द आरसीआई, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट होगा। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये हमने आप सभी को प्रेस में हिंदी और इंग्लिश में दिया है, आप सभी के पास भी है, तो ये पेज नंबर 2 पर भी है। एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क, देन मास्टर ऑफ डिजाइन, देन सेकंड हमारा इंटीग्रेटेड एंड रिसर्च प्रोग्राम है, जो कि 3 इस बार हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन आयुर्वेद बायोलॉजी, then integrated B plan and M plan from School of Architecture,
integrated MSc PhD in life sciences and system medicine. So the system medicine and RUS biology, these two programs from the biotech department. Then again we start the working professional program in graduate BTech mechanical engineering, because last year हमने BTech civil engineering working professional में start किया था, वो भी हमारा successful हुआ, उसमें हमारे काफ़ी admission हुए हैं जो कि हमारा weekend में चलता है. Then one diploma is also there, postgraduate diploma in psychosocial rehabilitation. तो ये हमारे 10 नए प्रोग्राम हैं जिसमें हमारी 160 सीट्स हैं जो कि हम इस बार लॉन्च कर रहे हैं. तो जैसे मैंने बताया कि हम कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे. जो एडमिशन का हमारा प्रोसेस रहेगा कि हमारा एडमिशन पोर्टल आज हम ओपन कर देंगे, आज से बच्चे फॉर्म भरना शुरू भी कर देंगे. तो हमने अभी इसमें अपनी डेडलाइन नहीं दी है हमने, लेकिन वेबसाइट पे लिखा है कि जो लास्ट डेट होगी, जो एंट्रेंस की डेट होगी, एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, अगर हम उसको प्रोसेस को टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो वेबसाइट पे अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ब्रोशर आज प्रिंट हो जाता है तो फिर उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते. तो वो ऑप्शन हमने वेबसाइट पे ही दिया हुआ है. तो वन तो एक तो हमारा है कि हम डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हमारा कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है लाइक BA BSc MA MSc. वहाँ पर हम जो बच्चे का जो ग्रेजुएशन का है या उसका 12th की जो भी मेरिट है उस पर मेरिट बना के हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. देन जहाँ हम एंट्रेंस ले रहे हैं वो MBA PhD BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी है. और जो नेशनल और स्टेट लेवल का हम टेस्ट ले रहे हैं वो हमारा JEE है जो हम BTech के लिए ले रहे हैं. नाटा हमारा BR के लिए है. फ्लैट हमारा जो UG और PG है वो हमारा BA LLB एंड LLM के लिए है. गेट हमारा MTech के लिए है. कैट मैट हमारा MBA के लिए है. जो स्टेट लेवल का हम टेस्ट लेते हैं वो जो दूसरी यूनिवर्सिटी लेती है यूपी गवर्नमेंट की, वो UP JEE है, जिसमें कि 2 ईयर पीरियड के थ्रू हमारा एडमिशन होता है. हमारे 3 और प्रोग्राम है BA BEd BSc BEd एंड BCom BEd. उसका जो बच्चा आता है वो थ्रू NTA आता है. तो ये हमारा एडमिशन प्रोसेस है. इस बार हमने एक जो नई शुरुआत की है वो ये है कि जो हमारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी से गवर्न स्कूल हैं, उनके लिए हमने जो एकेडमिक फीस है उसमें 20% का वेव किया है जो वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं. So this is all over about the admission process. Now, I would request to the Honorable Vice Chancellor, sir, to address us the vision of the university and to formally open the admission process of the university. So all the deans of the schools of the university, heads of the departments, registrar, friends from media. So this meeting has been organized to make everyone aware about the admission program of the university. Usually this is going to be helpful for the prospective students, and we are very much thankful to all the friends from media to accepting our invitation and coming to the university to discuss about our admission process and programs and take it to the prospective students who will be looking forward to the university for the admissions. As it has been briefed by Dr. Tomar at how many programs we are having and what are the new courses which university is launching. So the idea behind all the courses is to look into the novel areas which are coming in different fields, whether it is humanities, social sciences, or sciences or natural sciences. So depending upon the demands and the requirement and the new fields, that is how our faculty members from each department, they discuss and brainstorm and see which new courses can be launched in the university. Secondly, they also look into the existing courses, like we have 150 existing courses.
So how to upgrade those courses, revise the syllabus to make it more relevant, and also include those modules which are going to train or make the students for their skills. So nowadays there is always a demand for skill based courses. Some of you might have heard about apprenticeship embedded degree programs. So there are many institutions which have developed these kind of programs, and hopefully very recently there may be also regulations from the governing bodies that how we can make our graduates employable, and they can be made employable once we have skill based modules in their courses. For the science, we all understand that they have exposure for the labs and the practicals, but sometimes we miss this for the humanities. You may ask that if a student is doing course in the history, what is the employment opportunity for the history student? So if I can tell you about my vision, how they can be employable, then I'll simply say that if we include the skill-based module in the history program, few semester out of their 6 semester or 8 semesters, they will be very much employable, as well as they will be doing very significant contribution in the society. For example, take the government system and the administration. We have administration units right from the village. You have a ward, then you have a panchayat, you have a block, then you have tehsil, district, and then you can come to the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. So do we have any interns who are working in this area currently? Likely no. Do we have our programs which are aligned to train the students for the internship, who can go and also tell, for example, take the village. How many government programs are running which are beneficial to the people who are living in the villages? Other than the panchayat and those people who are in the wards, we don't have anything at the student level who can be deputed over there, and they can also learn and also see what are the difficulties and the problems in delivering those programs to the villages and the village people. So if in our graduate programs we can incorporate such modules, then our graduates will be very much helpful in terms of understanding themselves, as well as also making it understand to the society and the people at large, because they will be skilled enough, because they will be also guided by our faculty members how they can deliver this information in the best way which can be understandable to the people who are there at the ground level. So this will be a very strong and large network if we can think of. And now you can think that how our graduates could be employable. Later on they can be also absorbed in the jobs if it is related to the same, for the governance in the state. So this is just one example which I told you about a common subject which is like history, how our history graduates or any other humanities subjects, they can be employable. So like this, we have included a few new subjects. Why this subject is important? Disciplines, they work in silos, and you might have heard about few words. They are very much common. It's called as interdisciplinary, transdisciplinary, cross-disciplinary, multidisciplinary. So most of the time we talk only about the multidisciplinary, but all these four terminologies, they are very much different and they are very specific purpose. And these things are missing in most of the institutional systems.
And this has been also advised by the National Education Policy, that how to work on these 4 areas, make more and more programs of this multidisciplinary nature or interdisciplinary nature, and how that is going to be helpful or beneficial to the students. Most of the time, if they are just working in one vertical direction, sometimes they will be good just for answering one question in that particular area. But when we talk about solving a problems, usually the problem solving requires a holistic approach. It requires expertise in different disciplines, different areas. Then you can solve a problem. For example, I just gave you the Ayurveda biology course which we are launching. What is visualized here is integration of Ayurveda and the modern biology. In Ayurveda, you may be already knowing there is a course BMS, and once the students graduate in that discipline, they do their clinical practice mostly in the Ayurveda side. But nowadays, what is the situation of the public at a large? If we have some problem, if we have a disease, if we get the medicine from the doctor, first we Google it and see how does this medicine work. Is there any side effect or not? So nowadays, public is also very much aware. They are not 100% dependent on the doctors. They argue and they discuss whether this medicine is going to have beneficial effect or also some harmful effect. If harmful, then how to avoid that. So public is getting more aware about the system, what we have currently. So if you look at the Ayurveda practices currently, you will find very less information in the digital system or the digital platform. And mostly, since now people are more scientifically aware, they look for the evidence. Unless there is evidence, they will always have some precarious feeling that I don't know whether this is going to be good or not. So once we do some research and the teaching based on the evidence, that is going to help that discipline. So nowadays Ayush Ministry is there in the center, and Ayush Ministry is working at very large scale in terms of trying to understand the principles of Ayurveda. Ayurveda principles are long lasting. They were there several thousands years back, and if something is continuing still today, it means it has values. Otherwise, if there is no values, things will not continue for long. So Ayurveda has potential, it has promise, but how to deliver that potential and promise to the people? So unless we work on that, do the research, generate the evidence, try to understand the principle, people may not get convinced. So that is how Ayush Ministry is working on these areas. So this course is very much aligned with the mission of the Ayush, that bring the experts from different fields at the same table. Because if you go to Ayurveda doctor and talk about the science, they may tell that this is not my field, I don't know about this. If you go to the basic scientist, that person will tell that I don't know about the Ayurveda. I know only about the basic science research or the basic biological science research. So how to bring these people on the same platform? This course is going to generate the human resource who will be doing both sides. They will be expert in the modern biological science as well as the Ayurveda science. And this is the need of the hour, because if you want to convince the people, not only here, not only in this country, but globally, your vision should be global. Because if you want to convince the potential of Ayurveda and its importance globally, then you have to generate the evidence. Unless there is evidence in other countries,
Maybe your product will be there, but may not be popular, may not be used by many people as we are visualizing. So once we have anything with the evidence, and the evidence should be generated on the tested methodologies, then people are going to believe it and they are going to get benefit out of that. So these are some of the thoughts about introducing new courses and how to train our graduates, our students in the new areas, new disciplines, and also emerging areas, and those which are the needs of the hour, needs of the society. That is how we are trying to. That is how we are trying to have our courses and also revise our courses and include new courses. So, as brief note, I thank you again all for coming here and interacting with us and taking our message to our prospective students. Thank you very much. Thank you. Thank you. Related to this admission process. यूनिवर्सिटी बड़ा नाम है कई स्टूडेंट काफी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए विश्वविद्यालय में पहले से ही ये है कि जो है एज पर जो गवर्नमेंट का रूल है वो जो सीट है कि वो 10% है, जिसमें टोटल इनटेक का 10%। हाँ, जैसे 60 है तो उसमें 6 सीट्स हैं EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए। आयुर्वेद में जो प्लेसमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। हम जो अभी कोर्स बनाए हुए हैं उसमें एक मॉड्यूल है आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप का, और आयुष मिनिस्ट्री से जो हमारा डिस्कशन है उसमें आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए भी उनके पास एक सेक्शन है। तो उससे भी डिस्कशन हुआ, तो उनका था कि इस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें और इसको प्रमोट करें। तो प्लेसमेंट के इसमें बहुत स्कोप है, स्टार्टअप के भी बहुत स्कोप हैं, क्योंकि आयुर्वेदा से रिलेटेड जो स्टार्टअप है अभी आपने पिछले 5 या 10 सालों में जो देखा होगा वो बहुत बढ़े हैं। पहले बहुत कम होता था, कोई सोचता नहीं था, बहुत बड़ा है। तो इसमें स्कोप अभी एक्सपोनेंशियल है, तो स्कोप की लिमिटेशन नहीं है। अभी BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हो रहा है आयुर्वेद बायोलॉजी में, तो BSc से शुरू होगा एडमिशन। So it will take some time to reach to the MSc level. ये जो AI का सेंटर जो स्थापित किया है, क्या एक बार ये प्रश्न करें। ये जो AI का सेंटर है इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को इसके लिए आइडेंटिफाई किया। तो वहाँ और 25 करोड़ रुपए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को आ गए हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसमें जो हमारा स्कूल और डिपार्टमेंट उससे जो एसोसिएटेड है, जैसे डॉक्टर भारद्वाज यहाँ पे हैं, ही इज़ लीडिंग दैट। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव a center of excellence in AI in GBU campus, and that is going to cater the need of research as well as also solving the problems related to the society. And once we have the laboratories associated with the AI center, then you'll have more and more information. Currently, what we are visualizing that at least we should have 5 labs, and one lab will be related to AR VR. Some of you might be knowing augmented reality and virtual reality, and now this technology is very much being used in almost every sector.
The second lab is going to be in Internet of Things, IoT lab. Third lab is going to be in the area of computer vision and the cognitive vision. Some of you might be knowing about cognitive vision. That is also a new area and looking forward to the trained graduates. And another one is going to be the bioinformatics and the simulation. So these are 5-6 labs which we are visualizing with the Center of Excellence, so that center should do a high level of research what is required in this area, and our school is very much equipped with the faculty as well as the staff to do the things. Yeah. Yes. मेरे काफी सारे क्वेश्चन है प्लीज थोड़ा पूछ सकती हूँ हेलो सर हमें है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ हम बात करें तो यहाँ काफी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ इंटरनेशनली और नेशनली काफी स्टूडेंट आते हैं आपका क्या एजेंडा रहेगा आपने ग्लोबल स्टूडेंट की बात की है कैसे उनको यहाँ लाने के लिए आप क्या नया कुछ करने वाले हैं इस बार नया में जो भी कोर्सेज बताया गया आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल गया, but to attract the students not only from the other countries but also from our own countries, only thing you need is the excellence in the education. Excellence if you have, then the students are bound to come. So how to have an excellent program with excellent faculty, with this excellent infrastructure, excellent labs. So these are the things on which we are working on, and we have already infrastructure. We will be upgrading that to make it at par with the international level. अब कभी-कभी हम देखते हैं जो प्रोग्राम होते हैं कभी-कभी सीटें फुल हो जाती हैं स्टूडेंट की डिमांड आ जाती है कभी-कभी नहीं हो पाती तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं या आपको लगेगा कि इस सेक्टर पे ज्यादा लोग आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उसके लिए क्या प्लान है अभी उसके लिए प्लान ये है कि actually the admissions are done on the basis of merit. So sometimes if you have a limited seat, that is because of whatever infrastructure and teachers you have. So there is a limit how far you can go, because you don't want to dilute your program. As I said in the beginning, it is the excellence that is going to matter. So no matter how many students are going to opt for that course, whoever is coming in that merit, whatever seats we have, we will stick to that. आपने स्टार्टअप की बात करी यहाँ का कोई स्टार्टअप बता सकते हैं कोई खास विनय जी, हाँ बताइए। It is given by the NITI Aayog from the central government, and they provide at least 5 to 10 crore rupees in that. So once we have that fund, since university has already presented its proposal and it has got selected, and very soon we are expecting that fund will come, then we will have a very vibrant incubation center in the campus. And as you just heard that it is from almost all sectors. So that is our emphasis that startups should come in almost every area, irrespective of what we have. And we are going to welcome them, and we are going to have very strict due diligence to have the incubator on our campus. मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम डेवलप नेशन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है उसके लिए देखिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक अहम रोल प्ले करेगा मुझे ऐसा लगता है आप क्या रोल प्ले करने वाले हैं डेवलप नेशन की हम बात करें आपका क्या योगदान रहने वाला है आपकी क्या प्लान है हमारी प्लानिंग यही है कि डेवलप्ड नेशन के लिए जो 2047 का विजन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी हमको स्टूडेंट्स ट्रेन करने हैं, दे शुड बी ट्रेन्ड
and educated as per the need of the country, right? और since हम आयुर्वेद बायोलॉजी की बात किए हैं, तो I'll just add one more thing, just one line, that the concept of developed nation, or yeah, it's developed nation 2047. You cannot visualize unless you have a healthy nation. Okay? So for a healthy nation, what we need to do, everything is going to contribute to the developed nation. If you look at the number of hospitals currently what we have, maybe 70,000 or 80,000 in the country, and the number of hospitals are increasing, right? It will keep increasing because there is a load, there are diseases, so it will keep increasing. So in my vision, suppose the number of hospitals are increasing to 80,000, 90,000 as the year goes by. When the number of hospitals start decreasing, then I will say that it is a developed nation. Suppose after 1 lakh, you start seeing the numbers are decreasing, 90,000, 80,000. Then I can say that now our country is developed. And how that is going to happen? What will be the role of Ayurveda or our traditional medicines? Their focus is more or less, if you look at the concept, on preventive medicine, prevention. All of you might have heard about the prevention is better than cure. But how much we pay attention on that? None of us pay attention on that. Only when we get the disease, then we think that now we should get the treatment. So once the Ayurveda is popularized, then this is going to contribute a lot in terms of prevention. And now it is known almost more than 60-70% diseases are preventable. So what you are going to do, you are going to reduce the burden on the society of disease management by 50-60% if you focus on the prevention. This is a very big area to work on, not only the treatment. And similar situation is there in almost every field. So this will be the idea of developed nation. One of the ideas, because there are several ideas, we cannot discuss everything here. Is Hi sir, my name is Neil. I'm from the Indian Express. They have their own core competence. Could be their faculty, could be their infrastructure, could be the in-term placements that one is able to secure from institutes like INRs. If you talk about private institutes like Open Global Universities, Ashoka of the world, then we tend to see what kind of campuses they have. So my first question is that what is the core competence of Gautam University which you have identified under your leadership, and what are the ones that you want to create during your term? And the second is I was referring to your press note which says that 426 students registered for placements, 283 got placed. Harsh managed to secure a package of 24 lakhs with growth. So, sometimes it's an eye watch, sometimes, people put out very big numbers. I don't want to comment on this, but what is the kind of average package that a student here is able to secure? And, having attracted 60 students and being able to place to 83. So, are you happy with these numbers, or you feel that they can be worked on? see, the last question, I am happy with this. So usually satisfied, then your progress is stopped. So that is not the situation. We are going to work hard. We are going to put our all efforts and see how to increase the number in terms of placement. And once you, first question you asked about the core competence. So most of our departments, they are having very unique programs. And in terms of competency, our teachers are also very much having excellence in those areas. So we are going to work in all those departments. We have 80 schools to bring the core competency in all of them. So already, as you heard, that we have computer science and we are getting a center of excellence in AI. So this can happen only when you have core competency. So like this, now we will be working on
for getting more and more center of excellence in almost every department to establish the core competency and also the visibility. And one more important thing, the university is not only for just training the graduates and making them employable or getting them job. Another very important job, I'll say, another very important job or duty of the university is to create the human resource who can create the new knowledge. So that is also very important. Creation of the new knowledge in each and every discipline. And that can happen only by research. So our focus is also going to be on the PhD programs, where we'll have more and more PhD students working in upcoming areas in each and every schools and departments. So we are going to have more focus on that to get more laboratory infrastructures and also more expert faculties to do the research. So that is also very much required for the core competency in different departments for a university system. सर आपके इसमें एक अनाउंसमेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ 20% रिडक्शन इन एकेडमिक फीस जो कि आप जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा एजुकेशन सोसाइटी में है और इसमें सर स्पेसिफिक कुछ कॉलेजेस स्कूल्स के नाम दिए गए हैं महामाया बालिका इंटर कॉलेज पंजी वाला इंटर कॉलेज जैसे कि सर ये स्टेट यूनिवर्सिटी तो ये स्पेसिफिक इन्हीं के लिए 20% देना ये इसका बेस सर क्या है क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ गौतम बुद्ध ये अपना नगर अथॉरिटी भी है गौतम बुद्ध नगर सर ये जो है He will answer the question. He has got. देश की और बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की अपेक्षा गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पर पैसे की तो इतनी खास दिक्कत नहीं है अगर हम और जगह पूर्वांचल की मैंने आपकी बात करें तो ये 20% उनको देना और किसी को ना देना ये एजुकेशन रेट और गवर्नमेंट ये क्या डिसीजन शासन प्रशासन का है कि आप लोगों का अपना इंडिविजुअल है और ये दिया गया क्यों दिया जी, पहला तो आपका प्रश्न है कि क्यों दिया गया, क्या रैशनल था इसका। तो ये जो चारों इंटर कॉलेजेस हैं वो उनका जो प्रशासन है वो हमारी यूनिवर्सिटी से गवर्न होता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज और विश्वविद्यालय मिलके इसका प्रशासन देखते हैं, फाइनेंशियल वो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला हम देखते हैं। तो उन स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की गई। नेचुरली अगर हम उन स्कूल्स को देख रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि वो स्कूल्स भी अच्छा करें। अगर आप उन स्कूल्स को विजिट किए हो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने विजिट किया हो, तो बहुत प्रीमियर लोकेशंस पे है। तो अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे उसके साथ मीटिंग की गई, सारे प्रिंसिपल सारे टीचर्स के साथ मीटिंग की गई। उन लोगों का ये था कि अगर इस प्रकार का हम कुछ देते हैं तो जो बच्चे यहाँ पे हैं इस जिले के, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से फील होगी। केवल ये कहना कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका और हम उनकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को लेते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण से ये इन चारों स्कूलों के लिए किया गया। सर फीस में छूट देना ये कहीं ना कहीं जो है जैसे हमें तो ये देखना है कि अगर कोई कमजोर स्टूडेंट्स है तो उनको उसमें सहायता दी जाए। जी जी 20% अगर फीस की बात हम कर रहे हैं जी तो ये अगर हम सबके लिए करते तो ज्यादा बेहतर होता है, जो सबको मिलती है इनको स्पेसिफिक जैसे स्पेशली किसी का ना क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जी। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए होना चाहिए सर। देखिए स्पेसिफिक एक अलग मैसेज नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीजें चरणबद्ध तरीके से की जाती हैं और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हम लोग अचानक ले लेते हैं। हमारी भी बहुत सारी रेगुलेटरी स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, हम उनमें प्रपोजल लेके जाते हैं। बहुत से वाय विशेषज्ञ होते हैं, शासन के प्रतिनिधि भी होते हैं, वो उस पूरे हमारे प्रस्ताव को देखते हैं और उसके बाद तब इसका अप्रूवल होता है। तो चरणबद्ध तरीके से हुआ है। अभी पहला फेज जो हम लोगों ने किया है 20% का जो एकेडमिक फी का रिडक्शन है, क्योंकि उन स्कूल्स में सामान्यतः जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वही आते हैं, तो उनको ये कहीं नहीं लगता कि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा जहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज खुलेंगे वहाँ के लोग कहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अलग से हम देंगे। नहीं जैसे आज की डेट में देखिए हरियाणा में कोई फैक्ट्री खुलती है तो कहते हैं हमारे लोगों का पहले एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जैसे आपने 20% दिया। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जैसे प्रधानमंत्री जी का तमाम प्रोग्राम में जगह जगह यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, तो जगह जगह यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी तो ऐसी डिमांड सारी स्टार्ट हो जाएंगी या वहाँ दिया गया लोकल के लिए यहाँ में दिया जाए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा तब होता जब हम अपने आसपास के सभी स्कूलों को देते। जिन स्कूल्स का प्रशासन हमारे कंट्रोल में है, जिन स्कूल्स की नर्चरिंग हम करते हैं, उन स्कूल्स को देना मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि वो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है और उसी दिशा में ये मैंने आपसे कहा प्रथम चरण है। इसके आगे अभी हमारी और भी योजनाएं हैं, तो उस दिशा में परीक्षा के सत्र के संदर्भ में आयोजित
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी द्वारा अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। आपके सुझाव हमारे पास आए, हमें भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक मौका मिलेगा और आप अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस प्रेस वार्ता की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया लंच करें। सर, आज आप अभी यहाँ पे विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आपने नई ज्वाइनिंग करी है, तो बतौर कुलपति आप विद्यालय के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं? जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई का जी, तो उनके लिए हमारा संदेश यही है कि पढ़ाई में जो भी कोर्स करिकुलम है, स्ट्रक्चर है और जो क्लासेस होते हैं और जो भी टीचर डिलीवर करते हैं उनको क्लासेस में जी, उनको किस तरह से मैक्सिमम एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है हर बच्चे की, जी, वो अपने पोटेंशियल को कैसे उसको बढ़ाएं ताकि जो भी उनकी टीचिंग है जी, या लर्निंग है उसको वो कैसे अपना इन्हेंस कर सकते हैं और उससे बेनिफिट पा सकते हैं। तो एक पहला प्रयास तो ये होना चाहिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि ध्यान, मेहनत और जो एक कंसंट्रेशन होता है उसको किस तरह से वो अपने स्टडी में इनकॉर्पोरेट करें क्लासेस में, ताकि जो भी लेक्चर्स की डिलीवरी होती है टीचर्स के थ्रू उसका बेस्ट बेनिफिट उनको मिल सके। जी। सर, आज ये नया सेशन भी शुरू हुआ है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को अगली ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, तो पहली प्रायोरिटी है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे रिवाइज करें, अपग्रेड करें और उसको रिलेवेंट बनाएं। पहला प्रायोरिटी ये है। दूसरा ये है कि रिलेवेंट बनाने में हम इन सब प्रोग्राम्स को किस तरह से स्किल ओरिएंटेड करें ताकि बच्चों को यदि ग्रेजुएट हो रहे हों जी, तो उनको कहीं जॉब्स के लिए जाएं तो स्किल के लिए यदि कोई इंटरव्यू हो तो उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और तीसरा प्रयास ये है कि नए कोर्सेज शुरू किए जाएं जो कि रिलेवेंट हों, कंटेम्प्रेरी और नीड के हिसाब से हों सोसाइटी के। जैसे हमने डिस्कस किया है कि आयुर्वेद बायोलॉजी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, तो उसकी नीड हमने बताया कि आयुर्वेद बायोलॉजी प्रोग्राम की नीड क्यों है, जिसमें कि हम मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस और आयुर्वेदिक साइंस दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे बच्चे इस कोर्स को करके जब बाहर आएंगे तो उसके पास हमारे पास एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होगा जो दोनों विधाओं को जानता होगा, आयुर्वेदा को भी और मॉडर्न बायोलॉजी को भी, क्योंकि दोनों अलग हैं नहीं, शरीर तो एक ही है, जी, दोनों शरीर पे ही काम करते हैं। तो यदि कोई ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हो जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा विधाओं की जानकारी हो, उसका अनुभव और ज्ञान हेल्थ के सेक्टर में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था। चौथा ये है कि अधिक से अधिक यहाँ पे रिसर्च को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एक जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका मेन काम ये होता है कि न्यू नॉलेज क्रिएट करना। न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उस पर आप रिसर्च करके उसको आप अपग्रेड करते हैं, देन यू क्रिएट न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज के लिए यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स या जो भी डिसर्टेशन और थीसिस होती हैं उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, डिफरेंट जो अपकमिंग एरियाज़ हैं उसमें पीएचडी प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाए, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। प्लस जो 5वें और 6ठे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हमारे पास जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है, रिसर्च की फैसिलिटी हैं
नए इक्विपमेंट्स हैं जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो सब हमारे लेबोरेटरीज में हों, उपलब्ध हों, ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल का शोध कर सकें यहाँ पे। सर, गौतम बुद्ध नगर एजुकेशन हब है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर दर्जनों की संख्या में प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी है, कैसे कुछ कंपेयर करेंगे? ये प्लेसमेंट तो एक चीज़ है जो कि इंटीग्रल है किसी भी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो तरह के रिक्वायरमेंट्स कह लें या एक्सपेक्टेशंस कह लें कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एज ए पेरेंट्स, आप भी पेरेंट्स, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारा ये होता है कि जब बच्चा कोई कोर्स कर रहा है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो जो भी कोर्स कर रहा है, यदि हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमारा कोर्स बच्चे को कॉन्फिडेंट है कि वो कॉन्फिडेंट होगा कोर्स करने के बाद भी कि कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता है किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में, तो उसको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो एक हमारा प्रयास रहेगा कि उस तरह के जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, उनको एम्फसाइज करें, उस पर ज़्यादा जोर दें। सर, आयुर्वेद की बात हो रही है जैसे, तो आप जो यहाँ पे कोर्सेज हैं आयुर्वेद के, तो क्या, क्योंकि आयुर्वेद में जो थेरेपीज़ होती हैं, वस्तीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हाथ से भी होती हैं वो, लेकिन आधुनिक मशीनों से भी होती हैं, तो क्या सुविधाएं हैं आधुनिक मशीनों की यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम सिर्फ BSc MSc इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसको शुरू कर रहे हैं जी। तो ये जो है टीचिंग प्रोग्राम है। ओके। तो बच्चे इसमें 12th पास करके आएंगे और एडमिशन लेंगे और उनको ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो बायोलॉजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, और जो आयुर्वेदा का साइंस है, ताकि वो दोनों को जानें और दोनों को इंटीग्रेट करें। और इनके लिए वो लेबोरेटरी की फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी, जो शायद आपका क्वेश्चन है कि उनके लिए क्या क्या होगा यहाँ पे। तो लेबोरेटरी की फैसिलिटी भी होगी जिसमें कि वो मॉडर्न साइंस का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और आयुर्वेदा से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करेंगे। सर, BSc MSc की बात हुई, तो क्या फिर इसके बाद में BAMS आदि करने की आवश्यकता होगी या नहीं? उसके बाद आएगा फिर PhD प्रोग्राम। ओके। आयुर्वेद बायोलॉजी में PhD प्रोग्राम। जी जी जी। तो जैसे ये बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, तो नेक्स्ट वो फाइनली PhD प्रोग्राम के लिए भी तैयार रहेंगे और एलिजिबल हो जाएंगे। सर, जैसे कि मैं आयुर्वेद पे मैं भी थोड़ा करती रहती हूँ, प्रयोग भी घर में भी करती हूँ, लेकिन कई बार देखती हूँ कि आयुर्वेद के प्रति जो लोगों में अभी इतनी जागरूकता नहीं है। हालांकि ये जब से सृष्टि बनी है, मेरे ख्याल से जो चिकित्सा पद्धति है वो पहली पद्धति है, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये तो अब आए हैं, लेकिन युगों युगों की बात करें, चाहे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, चरक रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, लेकिन आज के युग में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए आयुर्वेद के प्रति, जहाँ हालांकि सरकारें भी मिनिस्ट्री के माध्यम से बहुत प्रयास कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आयुर्वेद को लेके यदि आप अभी देखेंगे तो कई जगह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुले जा रहे हैं। जी। अभी गोरखपुर में भी एक यूनिवर्सिटी खुल रही है और पूरी यूनिवर्सिटी इसी के ऊपर है, आयुर्वेद के लिए है। जी जी जी। तो हमारा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक प्रयास है इसी को लेके कि आयुर्वेद को कैसे आप पॉपुलराइज करें, पॉपुलराइज करने के साथ साथ उसको स्टडी करें और उसको एडवांस भी करें, क्योंकि आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो बहुत पुराना है हमारे पास, एक तरह से धरोहर है हमारी। बिल्कुल। तो उस धरोहर को सब तक पहुंचाएं और उस नॉलेज को आप अपग्रेड भी करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, हम सबको पता है। हर चीज़ विद टाइम इम्प्रूव करती है, इवॉल्व होती है। तो आयुर्वेद को भी यदि इवॉल्व करना है तो जो मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं उन सबको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि वो भी इवॉल्व करे आयुर्वेदा में। जी जी। तो ये एक प्रयास रहेगा यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और इसको लेके हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। सर, क्या आपको लगता है जैसे कि आजकल बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, आयुर्वेदा प्रथम सीढ़ी है, पंक्ति है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो वो आगे बीमारियों को नहीं लेके जाता है, वहीं रोक देता है, तो आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि आयुर्वेदा का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रिवेंशन का, बचाव का। जी। तो यदि हम अपनी बायोलॉजी जाने, एक कॉन्सेप्ट है नो योर बायोलॉजी, जी। हम अपने आप के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं,
यदि हम अपने आप के ऊपर ध्यान दें तो यदि बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? हमको पता चलेगा। लेकिन वो तब पता चलेगा जब हमको जानकारी हो उसके बारे में। तो हम अभी उस लेवल पे है नहीं कि सबको उतनी जानकारी हो ताकि हमको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको एंटिसिपेट करके ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, या तो हमको ये डॉक्टर के पास जाना है, ये स्पेशलिटी के पास जाना है। तो ये अवेयरनेस का काम जो है आयुर्वेद के थ्रू बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं डिजीज़ प्रिवेंशन को लेके। तो उस पर टीचिंग होगी, रिसर्च होगा, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगे, वर्कशॉप्स होंगे। तो ये चीज़ धीरे धीरे पब्लिक में भी जाएगी। तो ये हम लोगों का सब प्रयास यहाँ पर रहेगा। सर, एक यहाँ मांग अब भी उठती रही है और जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी कई मंचों से ये मांग उठाई है और सरकार से भी इसमें मांग की है। तो जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके दायरे में जो यहाँ के क्षेत्रीय जो क्षेत्र के डिग्री कॉलेज है इसके दायरे में लाने के लिए अभी तक क्या है, अभी तक CCS यूनिवर्सिटी मेरिट्स के अंडर में आते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहिए कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ये डिसीजन तो सरकार